नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें, लेकिन सबसे पहले बात GHMC इंतख़ाबात की। तारीख़ी शहर हैदराबाद की बल्दिया के तारीख़ी इंतख़ाबात के लिए तशहीरी मुहिम जारी है। किसी मी सेवा सेंटर या MRO ऑफिस के दफ्तर से कोई सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए जितने दिन लग सकते हैं, उससे भी कम वक्त के अंदर अंदर ये इंतख़ाबात मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। शेड्यूल के ऐलान के सिर्फ 12 दिन के अंदर बल्दी इंतखाबात होने जा रहे हैं, इसीलिए ये तारीखी इंतखाबात हैं। ऐसा बल्दिया की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के बाद कम से कम 25 दिन का वक्त तो दिया जाता है, जिसमें तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां करती हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस मरतबा तारीख बनाई है। हुकूमत ने यह बावर किया था कि बस वही एक इंतखाबात के लिए तैयार है। इसमें कुछ हद तक हकीकत भी है, क्योंकि पिछले 1 साल से ही हुक्मरान जमात इंतखाबी नुक्ते नज़र से काम करती आई है, ताहम दीगर पार्टियों में वो तैयारी नहीं देखी गई। इसके बावजूद इंतखाबी शेड्यूल के जारी होते ही हर पार्टी के दफ्तर पर उम्मीदवारों का हुजूम देखा गया, हर पार्टी में हलचल देखी गई। हुकूमत का ये मानना था कि 10 दिन के अंदर इंतखाबात का ऐलान करके उसने सबको हैरान कर दिया, लेकिन दूसरे ही दिन कई पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी और हुकूमत को हैरान कर दिया। जबकि मुल्क की सबसे ज़्यादा देशभक्त पार्टी में तो गोया खलबली मची हुई है। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने से पहले नारंगी पार्टी ने कई बुलंद बांग दावे किए और शेड्यूल के बाद मजीद बुलंद बांग दावे किए, हत्ता कि मरकज़ी हुकूमत के बनाए हुए क़वानीन से भी इनहराफ का ऐलान कर दिया। न सिर्फ उम्मीदवारों का झुंड पार्टी ऑफिस पर जमा हुआ, बल्कि जिसको टिकट नहीं मिला उन्होंने खुदकशी की भी कोशिश की। खैर, नामजदगी के अख्ताम के साथ ही ड्रामा ख़त्म हुआ। अब तो खैर से 2000 के करीब उम्मीदवार 150 वार्ड्स के लिए मैदान में हैं। अब बयानात का सिलसिला तेज़ हो गया है। देशभक्त पार्टी का मानना है कि सदियों से कायम शहर हैदराबाद में सब कुछ ठीक नहीं है और पहली मरतबा इख्तिदार का भंग मारने वाले हैदराबाद की शबिया दुरुस्त करना चाहते हैं। वादे भी ऐसे ओछे किए कि ट्रैफिक चालान बल्दिया अदा करेगी, एक गाड़ी पर 3 लोग सवारी कर सकेंगे। ये बौखलाहट वाजे है। और फिर नारंगी पार्टी का दावा है कि वो शहर की मेयर की कुर्सी पर कब्जा करेंगे। अगर किसी दिन यह हकीकत में हो जाए तब भी कोई हैरानी की बात ना होगी, क्योंकि गुलाबी पार्टी की हिकमत अमलियों से रास्ते बनते नजर आते हैं। हुक्मरान जमात की बौखलाहट भी कुछ कम नहीं है। दोबाग का इंतखाबात में नारंगी रंग से रंग में भंग पड़ जाने के बाद गुलाबी पार्टी कायदीन के चेहरे सुर्ख हो गए। ताहम इस बौखलाहट में और सुर्खी में हुक्मरान जमात का कहना है कि शहर में अमन के लिए उन्हें वोट दें। बल्दी इंतखाबात बल्दी मसाइल और सहूलियात के लिए नहीं, बल्कि अमन के लिए होंगे। वैसे याद दिला दें कि एक जमहूरी तौर पर इख्तिदार में आने वाली हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वो हर हाल में अमन बरकरार रखे। समाज में अमन किसी भी हुकूमत की कानूनी जिम्मेदारी होती है, लेकिन इंतखाबी वादों के मुताबिक अगर अमन चाहते हैं तो उन्हें वोट देना होगा, वरना अमन की जमानत नहीं दी जा सकती। जबकि नारंगी पार्टी का मानना है कि 3 अफराद की सवारी 25,000 कार के बदले कार और बाइक के बदले बाइक दी जाएगी। शहर के बुनियादी मसाइल हैं ट्रैफिक, सड़कें, स्कूल, साफ पानी, साफ सफाई वगैरह। बल्दी इंतखाबी मुहिम में इन बातों पर बहुत कम डिस्कशन हो रहा है। दूसरी जानिब हरा रंग अपनी जगह कायम है। गुलाबी टीम ने हरे रंग से दूरी का ऐलान कर दिया। अब इस दोस्ताना फायरिंग को अवाम किस नज़र से देखते हैं ये तो अवाम ही जानते हैं। नारंगी कायदीन का मानना है कि हरा और गुलाबी एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। अब इस हमारंगी में नतायज क्या रंग लाते हैं यह तो वक्त ही बताएगा। हैदराबाद काफ़ी अरसे से, बल्कि अपने क़याम के वक्त से ही अमन का गहवारा रहा है। यही वजह है कि आज यहाँ मुल्क के हर कोने से लोग आकर आबाद हुए हैं। गुजराती, मराठी, पंजाबी, राजस्थानी, बिहारी, बंगाली, मलयाली, तमिल और सभी लोग और तमाम कल्चर इस शहर में वाज़े तौर पर देखने को मिलते हैं। ये एजाज़ मुल्क के किसी और शहर को हासिल नहीं है। यहाँ अमन है और आगे भी रहेगा। यहाँ भाईचारा था और आगे भी रहेगा। हर किसी को तरक्की के मौके और पुरअमन ज़िंदगी गुजारने का मौका मिलता रहा है और मिलता रहेगा। लेकिन शरपसंद अनासिर आज इस शहर के अमन को फ़िरकावारियत की नज़र करना चाहते हैं, जबकि कुछ लोग इस अमन पर सियासत करना चाहते हैं। उम्मीद है कि अवाम मुस्बित सोच और शऊर के साथ अपना वोट देंगे। साबिक़ नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी ने
कहा है कि आज मुल्क को ऐसे वाज़ेह और गैर वाज़ेह ख्यालात और नज़रियात से ख़तरा है जो हम और वो के ख़याली ज़मरों में अवाम को तकसीम करने की कोशिश करते हैं। अंसारी ने यह भी कहा कि कोरोना वायरस के बहरान से कबल हिंदुस्तानी माशरा दो दीगर वबाई अमराज, मजहबी तासुब और जारिहाना कौम परस्ती का शिकार हो चुका था, जबकि हुब्बुल वतनी दोनों से ज़्यादा मुस्बित तस्वुर है, क्योंकि ये अस्करी और सकाफती तौर पर काबिल दिफा है। वो सीनियर कांग्रेसी रहनुमा शशीर थरूर की नई किताब द बैटल ऑफ बेलेनुइन की डिजिटल रिलीज के मौके पर खिताब कर रहे थे। उनके बकौल 4 सालों के खलील अरसे में हिंदुस्तान एक लिबरल नेशनलिज्म की बुनियादी नुक्ते नज़र से सकाफती कौम परस्ती के एक नए सियासी नजरिए की तरफ आ गया, जो अवामी सतह पर मजबूती इख्तियार कर गया। साबिक नायब सदर ने कहा कि कोविड एक इंतहाई बुरी वबा है, लेकिन इससे कबल हमारा माशरा दो वबाई इमराज, मजहबी तासुब और जारिहाना कौम परस्ती का शिकार हो चुका था। उन्होंने ये भी कहा कि हुब्बुल वतनी मजहबी बुनियाद परस्ती और बुनियाद परस्त कौम परस्ती से ज़्यादा मुस्बित तस्वुर है। किताब की रिलीज़ के दौरान गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमें एक मौका मिला था 1947 में, जब हम पाकिस्तान के साथ चले जाएं, लेकिन उनके वालिद और दूसरों का ख्याल था कि दो कौमी नज़रिया हमारे लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत जिस तरह मुल्क को देखना चाहती है वो उसे कभी कबूल नहीं करेंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के वजीर असलम शेख ने आज कहा कि रियासत को बीजेपी की हुक्मरानी वाली मुतअद्दिद रियासतों की तरह लव जिहाद जैसा कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो हुकूमतें अपनी नाकामियों को छुपाना चाहती हैं वो ऐसे क़वानीन ला रही हैं। अखबारी नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए असलम शेख ने कहा कि महाराष्ट्र हुकूमत अपना काम मौसर तरीके से कर रही है और इसे दूसरी रियासतों की तरह क़वानीन लाने की ज़रूरत नहीं है। वाज़ेह है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में बीजेपी हुकूमतों ने कहा है कि वह ऐसी शादियों को रोकने के लिए क़वानीन के निफाज पर गौर कर रही हैं जहां हिंदू ख़वातीन को मोहब्बत और शादी के नाम पर हरासा और जबरी तौर पर मजहब तब्दील करने का सामना करना पड़ता है। साबिक आर्मी चीफ और मरकजी वजीर जनरल वीके सिंह ने कहा है कि हिंदुस्तानी जवानों ने दहशतगर्दों के मंसूबों को नाकाम बना दिया है। उन्होंने फौज के जज्बे को सलाम पेश करते हुए कहा कि जब भी वादी में जमहूरियत का त्यौहार मनाया जाता है तभी ये दहशतगर्द वादी में दहशत फैलाने की कोशिश करने लगते हैं। एक न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए वीके सिंह ने कहा कि जब जब वादी में इंतखाबात होते हैं तब तब वहाँ सरहद पार से बदामनी फैलाने की साजिश होती है। ये दहशतगर्द नहीं चाहते कि कश्मीर में अमन बहाल हो और वहाँ के लोग खुश हों। उन्होंने कहा कि जब से आर्टिकल 370 को यहाँ से हटा दिया गया तब से अवाम यहाँ जमहूरी निज़ाम को देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं देखा गया था। वीके सिंह ने कहा कि लोगों को खौफजदा करने की कोशिश की जा रही है। यह ऑपरेशन बहुत ही अच्छा ऑपरेशन है। मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में मज़ीद कोशिशें पाकिस्तान की जानिब से की जाएंगी, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हें उसी मुस्तैदी के साथ मार गिराएगी। मरकज़ी वज़ीर और साबिक आर्मी चीफ ने उसे पाकिस्तान की बिलवास्ता जंग करार दिया। वीके सिंह ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब भी कश्मीर में इंतखाबात होते हैं तो पाकिस्तान ऐसी हरकतें करता रहता है। की समीक्षा प्रधानमंत्री समय समय पर लेते रहते। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नौ तश्कील शुदा गुपकार इत्तेहाद के सदर फारूक अब्दुल्ला ने हफ्ते के रोज़ इत्तेहादियों के उम्मीदवारों के साथ किए जा रहे सलूक पर एतराज़ जताते हुए कहा कि मरकज़ी खित्ते में जमहूरियत में खलल डालने के लिए बहाने के तौर पर सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है। श्रीनगर से लोकसभा मेंबर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा को 2 सफ़ात पर मुश्तमिल ख़त में कहा कि कुछ चुनिंदा लोगों को सिक्योरिटी फराहम करना और बाकियों को अमली तौर पर गिरफ्तार करना जमहूरियत में वसी मुदाखलत के मुतरादिफ है। उन्होंने ख़त में लिखा कि आइंदा के डीडीसी इंतखाबात के बारे में आपको लिख रहा हूँ। एक अजीब व गरीब खुसूसियत सामने आई है। गुपकार इत्तेहाद के ज़रिए मैदान में उतारे उम्मीदवारों को सिक्योरिटी के नाम पर महफूज मकामात पर ले जाया जा रहा है। उन्हें इंतखाबी तशहीर करने की इजाज़त नहीं है। वो उन लोगों से बिल्कुल राब्ते से बाहर हैं जिनसे उन्हें वोट मांगना है। उन्होंने कहा कि गुपकार इत्तेहाद में शामिल जमातें माजी में बरसरे इख्तिदार रही हैं और उन्हें हुकूमत चलाने का मौका मिला है और वो तशद्दुद से घिरी हुई जगह पर सलामती को दरपेश चैलेंजों से बखूबी आगाह है। अब्दुल्ला ने कहा कि चैलेंजेस कोई नई बात नहीं है, लेकिन गुज़िश्ता 3 दहाइयों तक अफसोसनाक तौर पर बरकरार है। लेकिन हुकूमत के पास ऐसा निज़ाम मौजूद था जो तमाम उम्मीदवारों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाता था, ख्वाह वो किसी भी नज़रिए के हों या वो किसी भी जमात की नुमाइंदगी करते हों।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की तरक्की मुल्क के किसी भी दूसरे हिस्से के मुकाबले में ज़्यादा खास है और ये एक खूनी सफ़र रहा है जो हज़ारों सियासी कारकुनों के खून से सना है, जिन्होंने जमहूरियत की खातिर अपनी जानें दी। पंजाब में किसान तंजीमें 23 नवंबर से रेल खिदमत बहाल करने पर राजी हो गई हैं। पंजाब के वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह और किसान तंजीमों के अहदेदारों के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के बाद इस पर इत्तेफाक राय से फैसला लिया गया। किसानों की तंजीमें मुद्दत तवील से ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। इसी के तहत उन्होंने रेल रोको तहरीक चलाकर पंजाब से गुजरने वाली ट्रेनों को रोक दिया था। तभी से रियासत में रेल खिदमत ठप पड़ी हुई हैं। किसान तंजीमों ने मरकज़ की तरफ से मंजूर किए गए ज़रूरी क़वानीन को वापस लेने समेत कई मुतालबात रखे हैं। फ़िलहाल किसान सिर्फ 15 दिनों के लिए ही ट्रेन खिदमत बहाल करने पर राज़ी हुए। किसान तंजीमों के अहदेदारान ने वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात के बाद कहा कि वो फ़िलहाल रेल खिदमत बहाल करने पर राज़ी हैं, लेकिन अगर मरकज़ी हुकूमत से उनके मुज़ाकरात नाकाम रहे तो वो दोबारा तहरीक शुरू करके रेल खिदमत फिर से ठप कर देंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को कहा कि हिंदुस्तान माहौलियात के तवाज़ुन को बनाए रखते हुए अपनी तवानाई की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है और उसने कार्बन के अखराज में 30 से 35% की कमी करने और कुदरती गैस की हिस्सेदारी 4 गुना बढ़ाने का हदफ रखा है। मोदी ने आज गुजरात के गांधीनगर में पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के 8वें जलसे तकसीम इस्नाद में वर्चुअल के जरिए हिस्सा लिया। उन्होंने 45 मेगावाट के पैदावार प्लांट, मोनो क्रिस्टलाइन सोलर फोटोवोल्टिक पैनल और उपानी की टेक्नोलॉजी में एक्सीलेंस का मरकज़ का संग बुनियाद रखा। उन्होंने यूनिवर्सिटी में इनोवेशन सेंटर, टेक्नोलॉजी, बिजनेस इंक्यूबेशन, ट्रांजिशनल रिसर्च सेंटर और स्पोर्ट्स कैंपस का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म ने तुलबा से खिताब करते हुए कहा कि ऐसे वक्त में ग्रेजुएट होना आसान बात नहीं है जब दुनिया इतने बड़े बहरान का सामना कर रही है, लेकिन उनकी सलाहियतें इन चैलेंजों से बहुत बड़ी हैं। उन्होंने कहा कि तुलबा इस सनत में ऐसे वक्त दाखिल हो रहे हैं जब वबा की वजह से दुनिया भर में तवानाई के शोबे में वसी तब्दीलियाँ हो रही हैं। प्री कंसीव नोशन के साथ आगे बढ़ते हैं तो किसी भी नई चीज के लिए दरवाजे आप खुद ही बंद कर देते हैं। साथियों, अभी से 20 साल पहले का समय था जब मैं पहली बार गुजरात का मुख्यमंत्री बना था। अनेक चुनौतियां थी, अनेक स्तर पर काम हो रहा था। अब मैं नया मुख्यमंत्री बना। मैं पहले दिल्ली में रहता था, अचानक मुझे गुजरात आना पड़ा। मेरे पास रहने के लिए तो कोई जगह नहीं थी, तो गांधीनगर के सर्किट हाउस में मैंने कमरा बुक कर लिया। अभी शपथ होना बाकी था, लेकिन तय हो चुका था मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूं। तो स्वाभाविक है, लोग गुलदस्ते लेकर के आ जाते हैं, मिल जाते हैं। लोग मिलने आते थे, लेकिन जो भी आते थे वो बातचीत में अक्सर, और मैं भी जिस तरह के परिवार से आता हूं, मुझे भी ये अच्छी तरह पता था कि बिजली का होना और न होना कितना महत्व रखता है। मैंने सोचा कि भाई लोगों की समस्या का कोई परमानेंट सॉल्यूशन है क्या। मैंने कहा इंजीनियर वगैरह की मदद लीजिए। मेरी इतनी इच्छा है कि 45 गांवों में जो बिजली जाती है वहां मैं एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक को फीडर अलग करना चाहता हूं। तो दोबारा आए, उन्होंने कहा साहब हमें कोई मदद की जरूरत नहीं, हमें 10 करोड़ रुपए इस पर खर्च करने की गुजरात सरकार हमें मंजूरी दे दे। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन में मिजाहिया अदाकारा भारती सिंह भी रडार पर आ गई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हफ्ते के रोज उसके मुंबई के घर पर छापा मारा, जहां से गांजा बरामद हुआ। एनसीबी ने भारती सिंह और उनके शोहर को तफ्तीश के लिए दफ्तर बुलाया है। एनसीबी जराये के मुताबिक मंशियात फरोशों से मिली खुफिया इतला के बाद भारती सिंह और उसके शोहर हर्ष के घर पर छापा मारा गया। छानबीन करने वाली एजेंसी के जरिए अंधेरी, लोखंडवाला और वर्सुआ समेत 3 मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे गए। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने बताया कि भारती और उनके शोहर को एनसीबी ने मंशियात के इस्तेमाल के बारे में पूछगछ के लिए हिरासत में लिया है।
एनसीबी इन दोनों को आगे की तफ्तीश के लिए अपने जोनल दफ्तर लेकर गई है। इतलात के मुताबिक एनसीबी हर्ष को अपनी गाड़ी में ले गई, जबकि भारती सिंह पीछे लाल मर्सिडीज में एनसीबी के दफ्तर पहुंची। भारती का कहना है कि उन्हें सिर्फ पूछगछ के लिए बुलाया गया है। बता दें कि एनसीबी बॉलीवुड अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मंशियात का जाविया सामने आने के बाद से लगातार छापे मार रही है। मंशियात के मामले में एनसीबी का शिकंजा बॉलीवुड स्टार्स पर कसता जा रहा है। इस माह के शुरू में एनसीबी ने अदाकार अर्जुन रामपाल के घर पर भी छापा मारा और उन्हें और उनकी गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमेट्रिस को पूछगछ के लिए तलब किया। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया भर में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा आज रात 9 बजे तक 5 करोड़ 81 लाख के करीब पहुंच गया। इनमें से 4 करोड़ 2 लाख अफराद ठीक हो चुके हैं, जबकि 13 लाख 80 हज़ार लोगों की जान जा चुकी है। अब भी 1 करोड़ 64 लाख मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है, यानी ये एक्टिव केसेस हैं। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के सरगर्म मामलों में फिर से कमी आई है और एक्टिव केसेस की शरह कम होकर 4.85% यानी 4.85% पर आ गई। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक्टिव केसेस में 4047 की कमी आई है, जिसकी वजह से ये तादाद कम होकर 4,39,747 रह गई। गुज़िश्ता कुछ दिनों से एक्टिव केसेस में मुसलसल कमी आ रही थी, लेकिन जुमे को उसकी तादाद में 491 का इजाफा हुआ था। इसी दौरान मुल्क में कोरोना के मामले 90,50,000 से ज़्यादा हो गए। लेकिन इत्मीनान की बात यह है कि इस बीमारी से सेहतियाब होने वालों की तादाद में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है और सेहतियाबी की शरह यानी रिकवरी रेट बढ़कर 93.67% पर आ गया है। वजारत सेहत और ख़ानदानी फलाह व बहबूद की वजारत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 46,232 नए मामले सामने आए हैं और मुतासरीन की तादाद बढ़कर 90,50,000 से ज़्यादा हो गई। इसी दौरान 49,715 मरीज सेहतियाब हुए हैं, जिसे मिलाकर मजमूई तौर पर कोरोना से सेहतियाब होने वालों की तादाद अब करीब 85 लाख हो गई है। इसी मुद्दत में 564 और मरीजों के मौत होने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 1,32,726 हो गई है। हिंदुस्तान के कुछ रियासतों में कोरोना इन्फेक्शन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन रियासतों में कई तरह की पाबंदियां दोबारा आयद की जा रही हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसी रियासतों में मुश्किल हालात के पेश नज़र कुछ एहतियाती इक़दाम किए गए हैं ताकि कोरोना पर काबू पाया जा सके। आइए जानते हैं कि इन रियासतों के किन शहरों में पाबंदियां लगाई गई हैं और क्या कदम उठाए गए हैं। गुजरात हुकूमत ने अहमदाबाद में दिवाली के दौरान और उसके बाद कोरोना के बढ़ते केसेस को देखकर रात का कर्फ्यू लगाने का तो ऐलान किया है। साथ ही अहमदाबाद शहर में जुमा यानी 20 नवंबर की शब 9 बजे से पीर 23 नवंबर की सुबह 6 बजे तक यानी 57 घंटे का कर्फ्यू नाफिज करने का भी ऐलान किया है। हालांकि गुजरात के वज़ीर आला विजय रूपानी ने रियासत में लॉकडाउन लगाए जाने से मुतालिक किसी भी इम्कान को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल इस सिलसिले में गौर नहीं किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना इन्फेक्शन के मामले बढ़ रहे हैं। खुसूसी तौर पर रियासत के 5 अजला में कोरोना केसेस ज़्यादा तेज़ी के साथ सामने आ रहे हैं, जिसके पेश नज़र रियासती हुकूमत ने रात का कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। ये 5 अजला में जिसमें भोपाल, इंदौर, विदिशा, रतलाम और ग्वालियर, जहां हफ्ते की शब 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। कर्फ्यू के दौरान रात के वक्त माल ढुलाई वाली गाड़ियों की आमद और रफ्त पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही सनती यूनिट्स में काम करने वाले मुलाजिमीन बिला रोक टोक आमद और रफ्त कर सकेंगे। रियासती हुकूमत ने फिलहाल स्कूलों कॉलेजों को बंद रखने का भी फैसला किया है। सिर्फ 9वीं से 12वीं तक के तुलबा रहनुमाई के लिए स्कूल जा सकेंगे। हुकूमत हरियाणा ने रियासत में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए स्कूलों को एक बार फिर बंद करने का फैसला किया। गुज़िश्ता महीने ही स्कूलों को खोलने का फैसला किया गया था, लेकिन ताज़ा हालात को देखते हुए ये एहतियाती कदम उठाया गया है। साथ ही महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना के मामले में पहले के मुकाबले कुछ कमी ज़रूर आई है, लेकिन अब भी इस पर काबू नहीं पाया जा सका। खुसूसी तौर पर राजधानी मुंबई के हालात फिक्रअंगेज़ हैं। यही वजह है कि मुंबई में स्कूलों को 31 दिसंबर तक बंद रखने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में बीएमसी ने अहकाम भी जारी कर दिए हैं। ग्वालियर के सबसे बड़े अस्पताल जयारोग्या के कोविड सेंटर के आईसीयू में आज दोपहर अचानक आग लग गई। वहां भर्ती 9 मरीजों में से 2 मामूली झुलस गए। एक वेंटिलेटर भी जल गया। सभी मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया।
आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग लगने की वजह से आईसीयू में धुआं भर गया। आईसीयू में भर्ती सभी 9 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। डॉक्टरों और स्टाफ की मदद से गनीमत रही कि सभी मरीजों को महफूज बाहर निकाल लिया गया। अस्पताल के स्टाफ ने फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग बुझाने की कोशिश की। तेलंगाना में कोविड-19 के 925 नए मामलात दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,62,653 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,426 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 3 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया कि रियासत में 1,367 अफराद रूबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रूबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,49,157 हो गई है। रियासत में एक्टिव मामलात की तादाद 12,070 है, जिनमें से 9,741 मरीज घरों पर या फिर अस्पतालों में अलग थलग रखे गए हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 42,077 कोविड-19 के मायने किए गए, ताहम 438 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बहैसियत मजमूई 60 लाख नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। जीएचएमसी हुदूद में 161 नए मामलात दर्ज किए गए हैं। बकिया मामलात रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। एक तरफ कोरोना इन्फेक्शन ने पूरी दुनिया को बेहाल कर रखा है और दूसरी तरफ मेडिकल शोबे के सामने एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी है। इस परेशानी से मुतालिक WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मुतनब्बा करते हुए कहा कि कोरोना वायरस जैसी खतरनाक तो नहीं, लेकिन हम उस जैसी ही एक और परेशानी के दहाने पर खड़े हैं। अगर हम नहीं संभले तो मेडिकल वर्ल्ड में की गई 1 सदी की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। दरअसल WHO ने बढ़ती एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेकर फिक्रमंदी का इजहार किया। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वो हालत है जब किसी इन्फेक्शन या जख्म के लिए बनी दवा का असर कम हो जाए। इसका मतलब यह है कि इन्फेक्शन या जख्म के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया इस दवा के सामने अपनी इम्यूनिटी मजबूत कर रही है। WHO का कहना है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का बढ़ना कोविड-19 वबा की तरह ही खतरनाक है। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस गैब्रियोसिस ने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को हमारे वक्त के सबसे बड़े सेहत खतरात में से एक बताया है। उन्होंने कहा कि ये हालात उस वक्त पैदा होंगे जब बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया मौजूदा दवाओं को बेअसर कर देंगे, जिसमें एंटीबायोटिक, एंटीवायरल या एंटी फंगल इलाज शामिल है, जो मामूली चोटों और आम इन्फेक्शन को भी खतरनाक शक्ल में बदल सकता है। ब्रिटेन में जल्द ही एंटी कोविड नेजल स्प्रे बाजार में मुहैया कराया जा सकता है। इस स्प्रे की मदद से नाक तक दवा पहुंचाई जाएगी, जो 48 घंटे तक इंसान को कोरोना से बचाएगी। स्प्रे में ऐसा केमिकल का इस्तेमाल किया गया है जो कोरोना को इंसानी सेल से जुड़ने की सलाहियत को कमज़ोर करता है। इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाली ब्रिटेन की बर्मिंघम यूनिवर्सिटी का कहना है कि स्प्रे का इस्तेमाल हाई रिस्क जोन में मौजूदा लोगों पर किया जा सकता है, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्लाइट्स या क्लासरूम। स्प्रे में कैरागिगिन और गैगिन जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है, जो स्प्रे को गाढ़ा बनाते हैं। दावा है कि ये केमिकल इंसानों के लिए महफूज है और इनका इस्तेमाल करने के लिए मंजूरी मिल चुकी है। इस रिसर्च से जुड़े डॉक्टर रिचर्ड कहते हैं कि स्प्रे में ऐसे केमिकल्स हैं जिनका इस्तेमाल आमतौर पर फूड और मेडिसिन में किया जाता है। गैलिन केमिकल नाक के अंदर पहुंचते ही एक लेयर बना देती है। लेयर बनने के बाद अगर कोरोना वायरस नाक में पहुंचता है तो ये लेयर वायरस पर चढ़ जाती है और छींक या किसी झटके से नाक के बाहर फेंक दिया जाता है, या फिर इंसान निगल जाता है लेकिन जिस्म को कोई नुकसान नहीं होता। डॉक्टर रिचर्ड का कहना है कि स्प्रे करने के बाद भी इंसान को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड वॉश करने की कोविड गाइडलाइंस पर अमल करना होगा। डॉक्टर सिमोन क्लॉक के मुताबिक कोरोना के अलामत तभी दिखते हैं जब ये फेफड़ों तक पहुंच जाता है, लेकिन नया स्प्रे इसे वहां तक पहुंचने ही नहीं देगा। ये स्प्रे इन्फेक्शन को रोकने का काम करेगा, लेकिन कोविड गाइडलाइंस पर अमल करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कोरोना मुंह या आंखों से भी जिस्म में एंट्री कर सकता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जहरीली शराब पीने से 6 अफराद की मौत हो गई, जबकि 15 अफराद शदीद बीमार हो गए। तमाम बीमारों को रानी नेहरू हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। ये वाकया ज़िले के फूलपुर थाने इलाके के गांव में पेश आया। इंतजामिया ने शराब के माहिदे को
सील कर दिया है और मामले की छानबीन की जा रही है। मकामी लोगों का कहना है कि मुतासिर अफराद ने गुज़िश्ता रात देसी शराब की दुकानों से शराब खरीदी थी, जिसे लोग पीने के बाद बीमार हो गए। ताहम ज़िले के मजिस्ट्रेट अमवात की वजूहात के बारे में कुछ कहने से गुरेज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह बताई जा सकती है। पहले शवाहिद की बुनियाद पर पुलिस ने शोहर और बीवी को गिरफ्तार कर लिया है, जो मुल्क में उस इलाके में शराब की दुकान चलाता है। प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बानू चंदन गोस्वामी ने इत्तला मिलते ही ओहदेदारों की एक टीम को थाना फूलपुर के गांव एमिलिया रवाना किया। इब्तदाई तौर पर 4 अफराद की मौत और 5 से 6 अफराद के बीमार होने की इत्तला थी। मौके पर पहुंची है और अभी ऐसा बताया जा रहा है कि 4 लोगों की डेथ जो है वह जहरीली शराब पीने से हुई है। अभी इसकी पुष्टि भी करवाई जा रही है और प्रशासनिक टीम अब सक्रिय है और घर घर पे भी ये चेक करवाया जा रहा है कि जिन लोगों ने भी शराब का सेवन किया था उनकी स्वास्थ्य की स्थिति यहाँ पर कैसी है। तो इसका अभी एक व्यापक ड्राइव चलाया जा रहा है अभी इस समय पर और अभी हम लोगों की कोशिश चल रही है कि यदि किसी की भी तबीयत खराब हो तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके तुरंत उनका इलाज कराया जा सके और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। जिस जगह से इस जहरीली शराब के बिक्री की सूचना बताई जा रही है उसके सैंपल लेकर लेबोरेटरी में भेजा जा रहा है और लैब रिपोर्ट आने के बाद उसका भी विश्लेषण किया जाएगा और उससे भी आगे कार्रवाई। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में मुख्तलिफ मकामात पर हुए धमाकों और रॉकेट हमलों के नतीजे में 6 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, जबकि 24 जख्मी हो गए। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में मुख्तलिफ मकामात पर 14 रॉकेट हमलों में 5 अफराद जाम बहक और 21 जख्मी हो गए। काबुल में रॉकेट हमलों से कबल मुख्तलिफ मकामात पर 1 या 2 धमाके भी हुए, जिनमें से एक पुलिस अहलकार जाम बहक और 3 जख्मी हो गए। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में आज सुबह धमाकों से गूंज उठा। काबुल के इलाके अरजान कीमत चिलिस्तान में मैग्नेटिक आईईडी धमाके हुए, जिनमें एक पुलिस अहलकार हलाक हुआ। धमाकों के फौरी बाद मुख्तलिफ मकामात पर 14 रॉकेट्स फायर हुए, जिसके नतीजे में 5 अफराद जाम बहक हो गए। اون یک دونه سراچس و یک دونه سراچس اون یک دونه موتر دیگه اون درگه کم سرلی رئیس برو اینه پوری نه داو برا مقام برو دا ټول دغه دود د بارود دود ودلیدو دغه ونه نه د بابا چې سره نه غزاله साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की किताब मंगल के रोज़ मंजर आम पर आ गई थी। ये किताब उन्हें करोड़पति बना देगी, जिसके ज़रिए वो इस तनख्वाह की मजमूई रकम से ज़्यादा कमा लेंगे जो उन्होंने वाइट हाउस में बतौर सदर 8 बरस रहते हुए हासिल की। ओबामा की किताब 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है। किताब में उन्होंने 2009 से 2017 तक अपने 2 मरतबा की मुद्दत सदारत के बारे में बताया है। ओबामा के मुताबिक किताब का मकसद अपनी सदारत के अरसे के बारे में सच्चाई पर मबनी रिपोर्ट पेश करना है। अलावाजी किताब में दाखिली तकसीम के इलाज, जमहूरियत को सबके लिए कारामद बनाने और पाकिस्तान में 2011 में ओसामा बिन लादेन की हलाकत के मुतालिक वाक़यात पर भी रोशनी डाली गई है। ओबामा ने किताब की 30 लाख कॉपियाँ छपवाई थी। किताब का तर्जुमा 24 बैनुल अक़वामी ज़बानों में किया गया। किताब की कीमत $20 रखी गई। किताब शाया होने के पहले रोज़ ही कनाडा और अमेरिका में इसकी 8,90,000 कॉपियाँ फ़रोख्त हो गई। इस तरह सिर्फ इन 2 मुल्कों से पहले दिन ही तकरीबन $2 करोड़ की फ़रोख्त देखने में आई। बरतानवी अखबार द टाइम्स के मुताबिक ओबामा की किताब 768 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इस किताब ने ओबामा की अहलिया मिशेल ओबामा की 2 साल कबल शाये होने वाली किताब बिकमिंग का पहले रोज़ फ़रोख्त का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। मिशेल की किताब शाये होने के पहले दिन अमेरिका और कनाडा में इसकी 7,25,000 कॉपियाँ फ़रोख्त हुई थी।
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।